तो आज हम पोर्टफोलियो रिटर्न को डिस्कस करने जा रहे हैं कि पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकलता है। तो जैसा मैं समझा रहा था कि पोर्टफोलियो एक्चुअली क्या होता है। पोर्टफोलियो एक तरीके का बास्केट होता है और बास्केट किस चीज़ का होता है, इन्वेस्टमेंट्स का बास्केट। तो मैंने यहाँ पे एक बास्केट बनाया है जिसमें मैंने दो इन्वेस्टमेंट्स लिए हैं, एक्स और वाई। तो बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें एक इन्वेस्टमेंट है एक्स और एक इन्वेस्टमेंट है वाई। आप इसको शेयर्स ले सकते हो कंपनी के, कि एक्स कंपनी के शेयर्स एक्स है और वाई कंपनी के शेयर्स वाई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आ रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स इंटू ई आर एक्स प्लस डब्ल्यू वाई इंटू ई आर वाई। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो को शॉर्ट में बोलते हैं ई आर पी। डब्ल्यू एक्स का मतलब वेट मतलब हाउ मच मनी इन्वेस्टेड इन एक्स। डब्ल्यू वाई का मतलब हाउ मच मनी इन्वेस्टेड इन वाई, इसको प्रपोर्शन भी कहते हैं। तो डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई क्या हो गया, डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई होंगे वेट्स यानी कि आपके पास पैसे पड़े, अब आपको कौन सी सिक्योरिटी में लगाना है वो आपने डिसाइड कर दिया, लेकिन कितना कितना पैसे लगाना है वो जब आप डिसाइड कर लेते हो तो उसके एक वेट्स निकल जाते हैं, एक प्रपोर्शन निकाला जाता है कि 20 आपके टोटल जो आपके पास पैसे पड़े हैं उसका 25% आपने एक्स में लगाया, 75% वाई में लगाया, या फिर 15% एक्स में लगाया और 85% वाई में लगाया। जो भी आपके पास टोटल पैसे पड़े थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी कि आपकी जो सेविंग्स थी जिसमें से आपको इन्वेस्टमेंट करना था, वो आपने निकाला, अलग किया, मान के चलो 10 लाख रुपए अलग किए। अब ये 10 लाख रुपए में से कितना आपने एक्स में किया, कितना वाई में किया, उसका एक परसेंटेज निकाला जाता है जिसे वेट्स कहा जाता है या प्रपोर्शन कहा जाता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, इस वेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई आर एक्स यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स और ई आर वाई एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ वाई। तो ई आर एक्स ई आर वाई अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो अच्छी बात है, डायरेक्टली वेट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। नहीं दिया रहेगा तो ई आर एक्स या ई आर वाई यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ स्टॉक कैसे निकलता है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो पहला फॉर्मूला आ गया ई आर पी यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, यानी कि पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न निकालने का फॉर्मूला डब्ल्यू एक्स ई आर एक्स प्लस डब्ल्यू वाई ई आर वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला आ रहा है ई आर पी इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड अमाउंट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ द पीरियड 1 minus market value of the zero period divided by market value of the zero period multiply by 100। ये मार्केट वैल्यू ऑफ द जीरो पीरियड इज नथिंग बट द इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी है, या फिर इसको कॉस्ट भी बोलते हैं। तो क्या निकला इसका मतलब, इसका मतलब निकला कि आप पहले क्या कर रहे थे, आप एक पर्टिकुलर स्टॉक का जब रिटर्न का बात कर रहे थे तब आप उसके डिविडेंड और उसकी जो मार्केट प्राइस में चेंज आया है, जिस मार्केट प्राइस में हमने खरीदा P0, इस मार्केट प्राइस आज हो चुकी है, या फिर आपने जब बेची P1, उसका डिफरेंस निकाला P1 माइनस P0, जिसे कैपिटल अप्रिसिएशन बोले। अब आपने क्या किया, जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे मेरे एग्जांपल में मैं सिर्फ दो इन्वेस्टमेंट लेके चल रहा हूँ, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई जो दोनों कंपनीज हैं उनके जो शेयर्स हैं उसमें जो मुझे टोटल डिविडेंड मिला, टोटल एक्स का भी जोड़ दिया वाई का भी जोड़ दिया, तो टोटल डिविडेंड अमाउंट ले लिया, प्लस कर दिया मार्केट वैल्यू 1, मतलब मान के चलो एक साल बाद एक्स कंपनी का शेयर का जो वैल्यू है वो और वाई कंपनी का शेयर का वैल्यू दोनों को जोड़ दिया, माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ द जीरो पीरियड, यानी कि मैंने कितने में खरीदे थे एक्स और वाई के शेयर्स, कॉस्ट बोलो इन्वेस्टमेंट बोलो एक ही बात है, डिवाइड बाय मैंने जितने में खरीदे इंटू 100। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्टॉक का फॉर्मूला है वही कॉपी पेस्ट हो रहा है यहाँ पे। बस हो क्या रहा है कि वहाँ पे सिर्फ एक स्टॉक यानी कि एक इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी, यहाँ पे सारे इन्वेस्टमेंट्स की बात चल रही है, सारे इन्वेस्टमेंट जो मेरे बास्केट में यानी कि मेरे पोर्टफोलियो में। तो जब मैं सारे इन्वेस्टमेंट्स की बात करूँगा तो मैं यानी कि पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, सीधी बात। तो पोर्टफोलियो का जब मैं सारे रिटर्न ले लूँगा, पोर्टफोलियो के अंदर में जितने इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका रिटर्न ले लूँगा और एक रिटर्न होलसम निकालूंगा, वो मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा तरीका है व्हेन आर ई ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू ई आर पी विच इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा पी सी ए पी एम, यानी कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अगर एप्लीकेबल हो रहा है क्वेश्चन में, तो रिक्वायर्ड रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो और विच विल बी इक्वल टू आर एफ यानी कि रिस्क फ्री रेट प्लस आर एम
मतलब मार्केट का रिटर्न माइनस आर एफ रिस्क फ्री रेट मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ द एंटायर पोर्टफोलियो। तो सी ए पी एम भी हम इक्विटी वैल्यूएशन में डिस्कस करेंगे। और अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब आर ई और ई आर सेम हो जाता है तो जो आर ई के लिए सी ए पी एम का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है एक स्टॉक के लिए, वही पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरीका हो गया। तो बेसिकली इसके साथ 3 तरीके मैंने सिखा दिए जिससे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो ई आर पी निकल सकता है, जिससे कभी कभी क्वेश्चन में पोर्टफोलियो रिटर्न करके भी बोलते हैं। कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न अगर लिखा हो यानी कि वो क्या मांग रहा है, वो पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का एक रिटर्न मांग रहा है। ठीक है, 3 तरीके हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक डिस्कशन करने जा रहा हूँ कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अब मेरा क्या बच गया, मेरा बच गया पोर्टफोलियो रिस्क। और पोर्टफोलियो रिस्क तक पहुँचने के लिए मुझे ये जानना ज़रूरी है कोवेरिएंस क्या होता है और कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सेम वही बास्केट है जिसमें एक्स और वाई इन्वेस्टमेंट कर रखी मैंने। ये मेरा पोर्टफोलियो है यानी कि बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब एक्स और वाई को मैंने लिया है मेरे एग्जांपल में। नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिस्क वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट्स। यानी कि जो भी इन्वेस्टर एक पोर्टफोलियो बनाता है यानी कि इस बास्केट के अंदर में अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स रखता है, उसको अगर पोर्टफोलियो रिस्क निकालना है तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसके जो पोर्टफोलियो में अलग अलग इन्वेस्टमेंट है उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, आपस में इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप कैसा है वो उसको पता होना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट जब एक पोर्टफोलियो में आते हैं तो क्या क्या लेके आते हैं अपने साथ? अपने साथ रिटर्न लेके आते हैं और अपने साथ अपना खुद का एक रिस्क लेके आते हैं। यानी कि जब मुझे रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट निकालना है, यानी कि मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न्स। और यही रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न्स कहलाता है कोवेरियंस। कोवेरियंस का क्या मतलब है? कोवेरियंस का सिंपल मतलब है इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो एक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है यानी कि मेरे एग्जांपल में एक्स है, तो एक्स का जो रिटर्न होगा और वाई का जो रिटर्न होगा, ठीक है, उनके आपस में जो रिलेशनशिप होगा वही कोवेरियंस कहलाता है। ठीक है, अब कोवेरियंस कहलाता तो है, तो यूसेज कैसा है या फिर उससे क्या क्या आप चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। तो कोवेरियंस अगर पॉजिटिव आया तो उसका मतलब क्या निकलता है? उसका मतलब ये निकलता है कि एक्स का रिटर्न अगर बढ़ रहा है और वाई का रिटर्न भी बढ़ेगा, यानी कि दोनों का जो डायरेक्शन है रिटर्न्स का वो सेम है। यानी कि अगर एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ेगा, वाई गिरेगा तो एक्स भी गिरेगा, और अगर एक्स को कुछ नहीं हो रहा है तो वाई को भी कुछ नहीं होगा। मतलब एक दूसरे को कॉपी करेंगे वो लोग, सेम डायरेक्शन। कब होगा? जब कोवेरियंस पॉजिटिव होगा। जब कोवेरियंस जीरो होगा तो क्या होगा? जब कोवेरियंस जीरो होगा तो एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। मतलब एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है, वो वाई पे डिपेंड करेगा। तो एक्स को मतलब नहीं वाई से, वाई को मतलब नहीं एक्स से। ठीक है, एक्स को मतलब नहीं वाई से, वाई को मतलब नहीं एक्स से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर नेगेटिव हुआ तो, नेगेटिव हुआ तो सीधी बात है पॉजिटिव का अपोजिट। यानी कि पॉजिटिव में सेम डायरेक्शन था, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है। यानी कि एक्स बढ़ेगा तो वाई गिरेगा, वाई बढ़ेगा तो एक्स गिरेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन फॉलो करेंगे। ठीक है, तो कोवेरियंस का यूसेज कैसा है? इस तरीके का है कि पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, जीरो होगा तो क्या होगा, और नेगेटिव होगा तो क्या होगा। लेकिन ये बात समझनी है आपको दोस्तों कि कोवेरियंस निकल किसके बीच का रहा है? वो निकल रहा है दो इन्वेस्टमेंट्स का और दो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स के बीच का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोवेरियंस निकालने के तरीके सीखेंगे। कोवेरियंस परसेंटेज स्क्वायर में रहता है, यानी कि कोवेरियंस का जो यूनिट होता है वो परसेंटेज स्क्वायर में रहता है। इट इज़ जस्ट लाइक वेरियंस। जस्ट लाइक वेरियंस का मतलब यूनिट की बात की जा रही है कि जो यूनिट है वो वेरियंस जैसा ही है। यानी कि वेरियंस क्या होता है? वेरियंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंटेज में होता है, इसलिए वेरियंस परसेंटेज स्क्वायर में होता है। तो लाइक वाइज कोवेरियंस भी परसेंटेज स्क्वायर में रहता है। ठीक है, तो अगर मैं किसी चीज़ के बीच में यानी कि एक्स और वाई के बीच के कोवेरियंस को बोलूँ कि इन दोनों के बीच का कोवेरियंस 10 है, पॉजिटिव 10 है, तो वो इनकम्प्लीट है। मुझे बोलना पड़ेगा इन दोनों के बीच का जो कोवेरियंस है वो पॉजिटिव 10 परसेंटेज स्क्वायर है। ठीक है, 10 परसेंटेज स्क्वायर, 20 परसेंटेज स्क्वायर। ठीक है, यूनिट भी लगाना है साथ में। अब कोवेरियंस निकालने के तरीके।
पहला है नॉर्मल केस या शार्प इंडेक्स केस। नॉर्मल केस यानी कि जहाँ पे पास्ट डेटा दिया रहेगा तो क्या करना है, फ्यूचर डेटा दिया रहेगा तो क्या करना है। ठीक है, पास्ट डेटा दिया रहेगा तो क्या करना है, फ्यूचर डेटा दिया रहेगा तो क्या करना है। शार्प इंडेक्स कब इस्तेमाल करना है, जब पास्ट और फ्यूचर डेटा दोनों आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मल केस डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि अगर क्वेश्चन में पास्ट डेटा दिया हुआ है तो कोवेरियंस कैसे निकलेगा। तो देखिए क्या करना है। पास्ट डेटा अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, पहला तो ईयर्स का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, फिर रिटर्न परसेंटेज का कॉलम है, वो एक्स का है कि एक्स के इतने सालों में क्या क्या रिटर्न रहे, और वाई का रिटर्न, तो वाई का रिटर्न का कॉलम बन गया। तो दो रिटर्न के कॉलम बन गए, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। जैसे यहाँ पे 4 साल है तो 4 साल के रिटर्न आ जाएंगे एक्स के, और 4 साल के रिटर्न आ जाएंगे वाई के। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको वही सबसे पहले ई आर निकालना है, ई आर ऑफ एक्स। ई आर ऑफ एक्स कैसे निकलता है, समेशन एक्स बाय एन करना है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ स्टॉक ऐसे निकलता है। कैसे निकलता है, एक्स बार यानी कि समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। वैसे ही आप वाई बार निकालेंगे, वाई बार यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ वाई समेशन वाई बाय एन। तो एक्स बार वाई बार निकाल लिए। फिर एक कॉलम बनाना है, एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार। ठीक है, ये बना लेंगे। फिर क्या करना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किन दोनों को, एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाना है। ठीक है, तो जो रेड कॉलम है ये हमको यूज़ करना है, एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार। इसका क्या करना है, इसका फिर एक समेशन लेना है। इसका समेशन लेके एक्स माइनस एक्स बार अपन वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन कर देना है, तो क्या आ जाएगा, कोवेरियंस। लेकिन ध्यान किस बात का रखना है, ध्यान इस बात का रखना है कि रूट नहीं लेना। ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले और कोवेरियंस के फॉर्मूले के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक का, यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जो तरीका एक्स बार वाला, तो आपने देखा होगा पास्ट डेटा वाले में रूट यूज हुआ है, रूट ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन किया हुआ है, रूट किया हुआ है। तो कोवेरियंस में भी गलती से कर देते हैं रूट। क्यों कर देते हैं, क्योंकि सिमिलर है। यहाँ पर भी एक्स माइनस एक्स बार लिखा हुआ है, वहाँ पर भी एक्स माइनस एक्स बार लिखा रहता है। तो इस बात का ध्यान देना है कि कोवेरियंस में रूट नहीं लेते हैं, डायरेक्टली इसको डिवाइड करना है एन से, कोवेरियंस आ जाएगा। कोवेरियंस का यूनिट क्या होगा, परसेंटेज स्क्वायर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि कोवेरियंस निकालते समय रूट नहीं लेना है, डोंट टेक रूट। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में फ्यूचर डेटा दिया हुआ है, फ्यूचर अनसर्टेन है, तो प्रोबेबिलिटीज दी रहेंगी। तो आपको प्रोबेबिलिटीज दी हुई पी कॉलम में, इसका टोटल 1 होगा, यानी कि 0.1 0.2 0.3 जो भी है सम आ जाएगा 1। इसमें रिटर्न परसेंटेज में रहेगा एक्स का, रिटर्न परसेंटेज में रहेगा वाई का। ठीक है, जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट्स है उसके रिटर्न आ जाएंगे। फिर एक्स बार निकालूंगा, वाई बार निकालूंगा। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार बना लूंगा, वाई माइनस वाई बार बना लूंगा। ठीक है, फिर क्या करूंगा, फिर 3 कॉलम मल्टीप्लाई करूंगा। कौन कौन सा, पी को उठा लूंगा, पी एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या कॉलम बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, ये कॉलम मुझको इंपॉर्टेंट है, ये कॉलम बना लूंगा पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, और उसका क्या कर दूंगा, समेशन कर दूंगा। समेशन मतलब सम टोटल कर दूंगा। तो जो सम टोटल इसका आएगा वो डायरेक्टली कोवेरियंस बन के आ जाएगा, जो परसेंटेज स्क्वायर में रहेगा। तो ये हो गया फ्यूचर डेटा। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो कोवेरियंस इस तरीके से निकलता है। ठीक है, तो दो तरीके क्या क्या डिस्कस हो गए नॉर्मल केस के, पास्ट डेटा और फ्यूचर डेटा। तो यानी कि कोवेरियंस निकालने के दो तरीके हो गए, पास्ट वाला हो गया, फ्यूचर वाला हो गया। अब आते हैं शार्प इंडेक्स केस। इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, तो शार्प इंडेक्स केस में आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, कोवेरियंस एक्स और वाई के बीच में बीटा ऑफ एक्स इंटू बीटा ऑफ वाई इंटू सिग्मा मार्केट होल स्क्वायर। वॉट इज दिस बी एक्स, दिस इज बीटा ऑफ एक्स, दिस इज बीटा ऑफ वाई। ठीक है, दिस इज एस डी ऑफ द मार्केट। ये नया लग रहा होगा आपको कि एस डी ऑफ द मार्केट मतलब सिग्मा एम, यानी कि रिस्क ऑफ द मार्केट। ये कहाँ से आया, देखो समझने की कोशिश करना। स्टॉक मार्केट है, तो मान के चलो एक ऐसा स्टॉक मार्केट है जिसमें 20 स्टॉक्स हैं, यानी कि 20 कंपनियां लिस्टेड है, यानी कि 20 कंपनियों के शेयर्स शेयर मार्केट में अवेलेबल है परचेज सेल करने के लिए। ठीक है, तो
आपने अगर सिर्फ 5 शेयर्स खरीदे अलग अलग कंपनीज के और अपना एक पोर्टफोलियो बना दिया, तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर में सिर्फ 5 कंपनी के शेयर हैं, बट मार्केट में कितने शेयर्स अवेलेबल हैं? 20 शेयर्स, 20 कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने एक ही बार में सारे कंपनी का एक एक शेयर ले लिया। 20 कंपनीज हैं, 20 कंपनीज का एक एक शेयर परचेज कर लिया, तो आपका जो पोर्टफोलियो बास्केट तैयार हुआ और जो मार्केट है और जो आपका बास्केट है सेम हो जाएगा, सेम दिखेगा। क्यों सेम दिखेगा? क्योंकि मार्केट के अंदर में जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, अगर आप मार्केट को भी एक बास्केट समझो, तो मार्केट के अंदर में 20 शेयर्स हैं, आपके खुद के घर में भी जो आप बास्केट लेके आए उसमें भी 20 शेयर्स हैं। भले एक शेयर है लेकिन 20 शेयर्स तो हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है वो भी एक तरीके का पोर्टफोलियो है। मैं क्या बोला? मार्केट भी एक तरीके का पोर्टफोलियो है, यानी कि मार्केट भी एक तरीके का बास्केट है, और मार्केट के अंदर में जितने शेयर्स परचेज सेल हो रहे हैं उस बास्केट के अंदर के इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो अगर आप सारे परचेज कर लोगे तो आपका पोर्टफोलियो कहलाएगा मार्केट पोर्टफोलियो। क्या कहलाएगा? मार्केट पोर्टफोलियो। ये वर्ड कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, तो प्लीज़ ध्यान से समझना कि ये मार्केट पोर्टफोलियो का मतलब क्या है। तो मार्केट पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि अ शेयर मार्केट इज ऑल्सो अ पोर्टफोलियो, मतलब इट इज ऑल्सो अ बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन विच सारे कंपनी जो लिस्टेड है उनके शेयर उस बास्केट में बैठे हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट भी एक पोर्टफोलियो है, तो सिंस अगर मार्केट एक पोर्टफोलियो है तो मार्केट पोर्टफोलियो का एक रिटर्न होगा और मार्केट पोर्टफोलियो का एक रिस्क होगा ना। अगर एक कंपनी है, उसका शेयर है, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट है, हर इन्वेस्टर अपने साथ रिटर्न और रिस्क लेके आता है, तो ये सारे के सारे अगर एक बास्केट में बैठ बैठ जाएं तो उस पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का भी एक रिस्क होगा, उस पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का भी एक रिटर्न होगा। पोर्टफोलियो रिटर्न तो मैं अभी आपको सिखा चुका हूँ कैसे निकालना है, और पोर्टफोलियो रिस्क निकालने जा रहे हैं हम लोग कि पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकलता है। तो यानी कि अगर पूरा का पूरा एक मार्केट, शेयर मार्केट एक पोर्टफोलियो इमेजिन करें, तो उस पोर्टफोलियो का भी एक रिस्क होगा और उस पोर्टफोलियो का भी एक रिटर्न होगा। इसलिए दो वर्ड बाहर निकल के आते हैं, एक आता है मार्केट रिस्क और एक आता है मार्केट रिटर्न। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं मार्केट रिस्क वर्ड को, और ऊपर जब मैंने CAPM पढ़ा रहा था तो CAPM में मैंने वर्ड यूज़ किया था RM, रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, वो यही था, मार्केट रिटर्न। और यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है मार्केट रिस्क, यानी कि HD ऑफ द मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट, यानी कि रिस्क ऑफ द मार्केट, यानी कि मार्केट रिस्क। दिस इज मार्केट रिस्क। ये पूरे के पूरे मार्केट का रिस्क है। तो शेयर मार्केट का रिस्क निकालना है, वो भी सीख लेंगे आगे चल के। तो ये बात समझने की कोशिश करना कि जो पूरा का पूरा शेयर मार्केट है वो भी एक तरीके का पोर्टफोलियो है, यानी कि वो एक पूरी बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है। तो अगर वो एक पोर्टफोलियो है तो जो भी पोर्टफोलियो के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिटर्न, उस मार्केट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो मार्केट का जब पोर्टफोलियो रिटर्न निकालोगे तो कहलाएगा मार्केट रिटर्न, और मार्केट का जब पोर्टफोलियो रिस्क निकालोगे तो कहलाएगा मार्केट रिस्क। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? सिग्मा ऑफ द मार्केट, यानी कि मार्केट रिस्क। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा वर्ड आ रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमिलर टू कोवेरिएंस। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है आर से। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट को डिनोट किया जाता है आर से। आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। क्या फॉर्मूला है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यानी कि कोवेरिएंस एक्स और वाई के बीच का निकाल लोगे, वो परसेंटेज स्क्वायर में रहेगा, फिर उसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से डिवाइड कर दोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंटेज में रहता है, यानी कि ये परसेंटेज कट जाएगा और ये दोनों परसेंटेज कट जाएंगे। ऊपर में स्क्वायर परसेंटेज चल रहे हैं, नीचे में 2 परसेंटेज के फिगर्स हैं, तो सारा परसेंटेज कट जाएगा, जिसके कारण आर का कोई यूनिट नहीं होता। इट इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब 0.6। तो 0.6 आर कोरिलेशन कोफिशिएंट है, तो 0.6 ही है, ना तो वो 0.6 परसेंटेज है, ना तो कोई 0.6 रुपीज़ है, कुछ नहीं है, सिर्फ 0.6 एक नंबर है वो। ठीक है, आर हैज़ नो यूनिट, इट इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू। अब इसकी रेंज क्या होती है? आर की रेंज मतलब आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है और आर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो आर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 है और आर का मिनिमम वैल्यू -1 है।
यानी कि +1 और -1 के बीच में आर लाई करता है, कहीं ना कहीं वो +1 और -1 के बीच में होगा। +1 से ज़्यादा आर की वैल्यू नहीं हो सकती, -1 से नीचे आर की वैल्यू नहीं हो सकती। कम से कम -1, ज़्यादा से ज़्यादा +1। +1 का मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन? यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो एवरेज हो जाएगा और रिस्क रिड्यूस नहीं होगा। यानी कि पोर्टफोलियो का जो रिस्क है विल लाई बिटवीन एक्स एंड वाई का रिस्क, और नीचे लिखा है रेयर केसेस। इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई के बीच में आप क्या ढूंढ रहे हो, आप ढूंढ रहे हो रिलेशनशिप। आपने रिलेशनशिप निकाला, आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला, +1 आया। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे रिस्क की एवरेजिंग होगी, रिस्क कम नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स का जो रिस्क है वो एच डी से नापा जाता है, एच डी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स का रिस्क मान के चलो 10% है, वाई का रिस्क 20% है। एक्स का रिस्क 10% है, वाई का रिस्क 20% है। ज़्यादा है, वाई रिस्की है, एक्स कम रिस्की है। तो जब कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 आएगा, +1, तो जो आपका पोर्टफोलियो रिस्क है वो भी परसेंटेज में रहेगा, बट वो परसेंटेज जो है वो 10 और 20 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, 10 और 20 के बीच में लाई करेगा, रिड्यूस नहीं होगा। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस का मतलब ये होता है कि अगर एक इन्वेस्टमेंट का रिस्क 10% है, यानी कि एक्स का रिस्क 10% है, वाई का रिस्क 20% है, तो पोर्टफोलियो के थ्रू रिस्क कम हो जाना चाहिए, यानी कि 10 के नीचे भी चला जाना चाहिए। एक का 10 है, एक का 20 है, तो दोनों का जब पोर्टफोलियो बना दिए तो 10 के नीचे चला जाएगा, तो उसको कहेंगे कि हाँ भैया पोर्टफोलियो यानी कि डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क रिड्यूस हुआ। सिर्फ ये एक केस है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का, जहां पे रिस्क रिड्यूस नहीं होता डाइवर्सिफिकेशन के कारण, रिस्क एवरेज आउट हो जाता है। सिर्फ सिंगल केस है जहां पे जो रिस्क है वो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिड्यूस नहीं होता। मैंने अपने लेक्चर में स्टार्टिंग में बता दिया था कि पोर्टफोलियो क्यों बनाता है इन्वेस्टर। इसलिए बनाता है क्योंकि पोर्टफोलियो बनाने से डाइवर्सिफिकेशन होता है और डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क रिड्यूस हो जाता है। मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर और आईटी सेक्टर का एग्जांपल लेके समझाया था। तो ये एक बस केस है जहां पे रिस्क एवरेज आउट होगा, रिड्यूस नहीं होगा। यानी कि अगर एक का रिस्क 10% है, दूसरे का रिस्क 20% है, तो अगर इन दोनों के बीच का पोर्टफोलियो रिस्क निकालने जाओगे तो ये 10 के नीचे नहीं आएगा, ये 10 और 20 के बीच में लाई करेगा। बाकी केसेस में रिस्क कम होगा, 10 और 20 यानी कि उसके नीचे आएगी वैल्यू। बाकी जैसे केसेस यानी कि +1 से आप बढ़ोगे 0 की तरफ और -1 की तरफ, अगर आप बढ़ोगे मतलब इस डायरेक्शन में बढ़ोगे तो रिस्क रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। अनकोरिलेटेड है, यानी कि अगर आर की वैल्यू 0 है, आर इज इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे कि जो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अनकोरिलेटेड है, बट स्टिल पोर्टफोलियो रिस्क विल रिड्यूस। What will happen in case of -1? R is equal to -1. When there is a -1, then there is a perfect negative correlation. Here portfolio becomes risk free. यानी कि रिस्क जीरो हो जाता है। तो अगर आपको कोई ऐसे दो स्टॉक्स मिल गए जो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है और आपने दोनों में पैसा लगा दिया, तो आप रिस्क फ्री हो जाओगे। रिस्क फ्री क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वहाँ पे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, रिस्क जीरो बन जाएगा। ये भी रेयर केसेस में होता है, यानी कि पोर्टफोलियो रिस्क रिड्यूस तो हो गया, इट रिड्यूस टू जीरो। पोर्टफोलियो का रिस्क मान के चलो 10% और 20%, ठीक है। एक एक्स था 10%, वाई था 20%। कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 के नीचे जा रहा है, +1 से कम हो जा रहा है। तो पहले आंसर आया 9%, फिर आया 8%, फिर आया 7%। ऐसे करके पोर्टफोलियो रिस्क जो है कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। अल्टीमेटली कहाँ जाके रुकेगा? जीरो पे रुकेगा। जीरो पे कब क्या रुकेगा? पोर्टफोलियो रिस्क का वैल्यू। पोर्टफोलियो रिस्क का वैल्यू जीरो पे रुकेगा। जीरो पे रुकेगा पोर्टफोलियो रिस्क, तो वहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू होगी -1। आर की वैल्यू होगी -1। तो आर का अलग अलग वैल्यूज़ पे अलग अलग मतलब होता है, वो मैंने आपको बता दिया। +1 रहेगा तो क्या मतलब होता है, -1 रहेगा तो क्या मतलब होता है, 0 रहेगा तो क्या होता है मतलब। और जब +1 से हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, यानी कि जो आर की वैल्यू है +1 के अलावा कुछ भी होगी, 0.9 होगी, 0.8 होगी, कुछ भी होगी, यानी कि पोर्टफोलियो अपना काम करना चालू कर दिया है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन अपना काम करना चालू कर दिया है, यानी कि रिस्क कम होना चालू हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक। The historical rates of the return of two securities over the past 10 years
आर गिवन, पास्ट डेटा दिया हुआ है। कैलकुलेट द कोवेरिएंस एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द टू सिक्योरिटीज। ईयर्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिक्योरिटी का 1, सिक्योरिटी 2। रिटर्न परसेंटेज दिया हुआ है 12%, 8%, 7%, 14% एंड सो ऑन, और वैसे 20%, 22%, 24%। पास्ट डेटा दिया हुआ है। पास्ट डेटा के लिए ये सारे कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहले बनेंगे ईयर्स, दूसरा बनेंगे सिक्योरिटी 1, इसको मैंने नाम दे दिया x, दूसरी सिक्योरिटी को नाम दे दूंगा y। सिक्योरिटी 1 का रिटर्न लिख लेंगे, सिक्योरिटी 2 का रिटर्न लिख लेंगे। 12%, 8%, 7% एक्सेट्रा, 20, 22, 24, 18 एंड सो ऑन। फिर हम क्या करेंगे, फिर करेंगे समेशन x, टोटल कर लेंगे, सम टोटल आएगा 148%। 148% यानी कि x बार डिवाइड बाय 10 कर दोगे 148% को, तो x बार आ जाएगा। x बार यानी कि 40.8%, ये आपका ERX होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन दी स्टॉक। तो हम ये सीख चुके हैं कि पास्ट डेटा के समय एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्टॉक निकालने का तरीका होता है समेशन x बाय n। 148% बाय 10 किया 14.8 आ गया x बार। वैसे y बार भी आ जाएगा, दो इसका समेशन करोगे y का तो 210%, 210%, y बार निकालोगे तो 21%, ये होगा ERY। आपका x बार और y बार आ गया। अब आप एक कॉलम बनाओगे x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा अगर आपका x बार 14.8% है तो योर x इज 12 इन द फर्स्ट केस, तो 12 माइनस 14.8 इज इक्वल टू -2.8, तो यहाँ पे -2.8। अगला है 8, 8 यानी कि 8 माइनस 14.8 इज -6.8, हो जाएगा -6.8 एंड सो ऑन। तो x माइनस एक्स बार निकालोगे, y माइनस वाई बार भी ऐसे ही रहेगा। आपका y बार कितना है, आपका y बार है 21%, और 21% है, और आपका y कितना है 20 फर्स्ट केस में, तो 20 माइनस 21 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अगला 22, 22 माइनस 21 इज इक्वल टू +1 +1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके y माइनस वाई बार बन जाएंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये कॉलम बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, पहला केस देखो -2.8% मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू +2.8% स्क्वायर, -6.8 इंटू +1 इज -6.8% स्क्वायर। ऐसे करके पूरा का पूरा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का कॉलम तैयार हो जाएगा। उसका समेशन ले लोगे, सम टोटल ले लोगे, तो इसका सम आएगा -8% स्क्वायर। ठीक है, -8% स्क्वायर आ गया। कोवेरियंस का क्या फॉर्मूला होता है पास्ट डेटा में, देख लेते हैं एक बार। जो मैंने आपको बताया था कि कोवेरियंस पास्ट डेटा के केस में होता है समेशन x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन n, रूट नहीं लेना है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन में वापस। तो यहाँ पे आप रूट नहीं लोगे, -8% स्क्वायर को 10 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा -0.8% स्क्वायर कोवेरियंस ऑफ x एंड y। तो क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट थी कि भाई कोवेरियंस निकाल के दो, हमने कोवेरियंस निकाल लिया विच इज़ -0.8% स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। को रिलेशन कोफिशिएंट भी मांग रहे हैं। को रिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो कोवेरियंस एक्स और वाई तो आपके पास है -0.8% स्क्वायर, बट सिग्मा एक्स सिग्मा वाई यानी कि एच डी ऑफ एक्स एच डी ऑफ वाई यानी कि रिस्क ऑफ एक्स या रिस्क ऑफ वाई आपके पास नहीं है। तो पास्ट डेटा के केस में कैसे निकलता है एच डी वो मैं सिखा चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या कॉलम बनाओगे, आप बनाओगे x माइनस एक्स बार स्क्वायर का कॉलम और y माइनस वाई बार स्क्वायर का कॉलम। ईयर्स ले लोगे। सबसे पहले जैसे आपके पास x माइनस एक्स बार है, ये -2.8% का स्क्वायर कर लोगे विच विल बी योर 7.84% स्क्वायर। वैसे y माइनस वाई बार के केस में -1 पहला है, तो -1 का स्क्वायर कर दोगे तो +1 आ जाएगा, तो +1। तो ऐसे करते हुए आपके x माइनस एक्स बार स्क्वायर और y माइनस वाई बार स्क्वायर के कॉलम रेडी हो जाएंगे। फिर क्या करना है, फिर समेशन कर लेंगे, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर समेशन ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। सिग्मा ऑफ x का फॉर्मूला होता है
रूट ओवर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे आया है समेशन 207.60 स्क्वायर, तो 207.60 स्क्वायर अपॉन 10 कर दोगे तो सिग्मा एक्स आएगा 4.56%। वैसे यहाँ का समेशन 84% स्क्वायर आया है, सिग्मा वाई निकालोगे तो 84% स्क्वायर अपॉन 10 पूरा ओवर रूट ले लोगे तो सिग्मा वाई आ जाएगा 2.9%। तो अब आपके पास कोवेरियंस एक्स वाई है, सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई, तीनों चीज़ हैं जो कि कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए चाहिए रहती है। तो आर आ जाएगा, आर कैसे आएगा, -0.8% स्क्वायर डिवाइड बाय 4.56% इंटू 2.9%। तो ये परसेंट स्क्वायर ये परसेंटेज दोनों कट जाएंगे, फाइनली आर की वैल्यू आएगी -0.0605, न्यूमेरिक वैल्यू -0.0605। चेक कर लेते हैं, कोवेरियंस का आंसर है -0.8% स्क्वायर, कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर है -0.0605। इस तरीके से निकलता है कोवेरियंस और कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोवेरियंस और कोरिलेशन कोफिशिएंट का नॉलेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पोर्टफोलियो रिस्क निकालने के लिए उन दोनों की हेल्प लगेगी। ठीक है, तो हम लोग इसलिए सीखे कोरिलेशन कोफिशिएंट और कोवेरियंस की पोर्टफोलियो रिस्क निकाल पाए। अब पोर्टफोलियो रिस्क निकालने के लिए दो तीन तरीके हैं। पहला है मार्कोविट्स थ्योरी। हैरी मार्कोविट्स जी ने एक तरीका दिया पोर्टफोलियो रिस्क निकालने का। ठीक है, उसका फॉर्मूला है कि सिंस हम क्या निकालने जा रहे हैं पोर्टफोलियो रिस्क, यानी कि बेसिकली हम क्या निकालेंगे, एस डी, एस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने ये पढ़ा था कि रिस्क निकालने का यानी कि रिस्क को क्वांटिफाई करने का तरीका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब अगर पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा पोर्टफोलियो का। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो का मतलब सिग्मा पी, तो ये वर्ड आपके सामने आ रहा है सिग्मा पी। सिग्मा पी क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, यानी कि रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, यानी कि पोर्टफोलियो रिस्क। ठीक है, सबका मतलब एक ही है। तो सिग्मा पी परसेंटेज में रहेगा, जैसे कि सिग्मा एस होता है स्टॉक जैसा। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपके स्कूल के मैथ से मैंने इसको लिंक किया है कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए फॉर्मूला। स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ते थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ पढ़ते थे। ठीक है, उसी को थोड़ा सा मैंने रीफ्रेम किया है अपने पर्पज़ के लिए। मैंने किया है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आर। यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, ए का मतलब है वेट ऑफ एक्स होल स्क्वायर सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, यानी कि वेट ऑफ एक्स यानी कि एक्स वाले इन्वेस्ट में पैसा कितना लगा, प्रपोर्शन जिसको बोलते हैं वेट ऑफ एक्स यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ एक्स, उसका स्क्वायर कर देंगे। और सिग्मा एक्स मतलब एच डी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स यानी कि रिस्क ऑफ एक्स, उसका स्क्वायर कर देंगे। वैसे बी अगर मेरे पास वाई है तो वाई ले लूँगा मैं वेट ऑफ वाई होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ दो इन्वेस्टमेंट्स, मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ एक्स और वाई दो ही इन्वेस्टमेंट है, यानी कि मेरे पास एक्स और वाई इन दोनों के अलावा और कोई बास्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट नहीं है। सिर्फ दो जगह इन्वेस्टमेंट करके रखिए, एक एक्स में एक वाई में। तो पूरे पोर्टफोलियो का जब मैं रिस्क निकाल रहा हूँ तो मैं किन किन को इस्तेमाल करूँगा, एक्स और वाई को इस्तेमाल करूँगा। अगर मेरे पास 10 मान के चलो इन्वेस्टमेंट्स हैं तो ये फॉर्मूले के अंदर में 10 वैल्यूज आएंगी, यानी कि डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई फिर डब्ल्यू जेड डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू सी, जो आपको नाम देना हो दे सकते हो। पर जितने भी आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं उस बास्केट के अंदर, उस पोर्टफोलियो के अंदर, उन सब का पोर्टफोलियो रिस्क निकलेगा, तो उन सबको इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया है, मैंने एज्यूम किया कि मेरे पास इस पोर्टफोलियो में सिर्फ दो इन्वेस्टमेंट है, एक्स और वाई, तो फॉर्मूला अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर हो गया, डब्ल्यू वाई स्क्वायर हो गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया, सिग्मा वाई स्क्वायर हो गया, फिर 2ab। सिंस मेरा ए इज डब्ल्यू एक्स सिग्मा एक्स, मेरा ए जो है ए वो डब्ल्यू एक्स सिग्मा एक्स है, तो ए स्क्वायर मेरा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे सिर्फ ए लिखा है तो यहाँ पे लिखूंगा डब्ल्यू एक्स सिग्मा एक्स, या फिर सिर्फ बी लिखा है तो लिखूंगा डब्ल्यू वाई सिग्मा वाई मल्टीप्लाई बाय आर। आर का मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट्स, जो आपको बोलना।
कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके आपस का कोरिलेशन वो निकलता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इस तरीके से निकलता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया, सिग्मा पी परसेंटेज इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आर, आर हो गया, ठीक है। ये हो गया टाइप 1 मार्कोविट्स। टाइप 1 मार्कोविट्स मतलब मार्कोविट्स टाइप 1, यानी कि मार्कोविट्स के दो तरीके निकालने के, इसको सिग्मा पी को। ये जो हमने डिस्कस किया आर वाला, ये था टाइप 1। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 कुछ नहीं है, ये आपके कॉमन सेंस से लिंक्ड है कि आर को मैंने अभी बताया था कि कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लेना है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो? या मल्टीप्लाई कर रहे हो वेट ऑफ एक्स सिग्मा एक्स, वेट ऑफ वाई सिग्मा वाई, यानी कि होगा क्या होगा ये, अगर इसको खोल दूँ, आर को आर न लिख के कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लिखूंगा तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कट जाएगा, ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या? तो बचेगा वेट बचेगा एक्स का, वेट बचेगा वाई का, और यहाँ पे जगह आ जाएगी कोवेरिएंस एक्स वाई की। दिस इज मार्कोविट्स टाइप 2, यानी कि क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि आपको टाइप 1 फार्मूला यूज़ करना है या टाइप 2 फार्मूला यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन में बेसिकली मैं बोलूँ आर दिया होगा या आर निकालने का तरीका होगा तो आप टाइप 1 यूज़ कर लेना, और अगर सिर्फ कोवेरिएंस दिया रहेगा तो टाइप 2 यूज़ कर लेना, ठीक है। तो एच डी ऑफ पोर्टफोलियो यानी कि सिग्मा पी निकालने के दो तरीके सिखाए, मार्कोविट्स का टाइप 1, मार्कोविट्स का टाइप 2। टाइप 1 में आर का इस्तेमाल होता है, टाइप 2 में कोवेरिएंस का इस्तेमाल होता है। ध्यान ये रखना है कि जब आर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टोटल क्या लेना है? ये लेना है डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई सिग्मा वाई इंटू आर, और जब टाइप 2 इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेना है डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई कोवेरिएंस एक्स और वाई के बीच का, ठीक है। तो दो तरीके हो गए एच डी निकालने के पोर्टफोलियो के। एक शार्प इंडेक्स भी आता है, शार्प इंडेक्स आपको याद होगा मैंने कोवेरिएंस में सिखाया था। कोवेरिएंस में क्या सिखाया था मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। कोवेरिएंस में ये सिखाया था कि अगर पास्ट डेटा फ्यूचर डेटा नहीं दिया रहेगा तो कोवेरिएंस एक्स और वाई के बीच का कैसे निकाला जाएगा? बीटा ऑफ एक्स बीटा वाई सिग्मा ऑफ द मार्केट होल स्क्वायर, इस तरीके से निकाला जाएगा। यानी कि कोवेरिएंस एक्स वाई लिखने की जगह क्या लिख सकते हैं? बीटा एक्स बीटा वाई सिग्मा मार्केट होल स्क्वायर। तो अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो नीचे वाला फॉर्मूला यानी कि पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला शार्प इंडेक्स मॉडल का तो वैसे ही याद हो जाएगा। यानी कि करना क्या है? तो करना कुछ नहीं है, कोवेरिएंस एक्स वाई की जगह यहाँ पे बीटा एक्स बीटा वाई सिग्मा मार्केट होल स्क्वायर ले लेना, रिप्लेस कर देना। अगर शार्प इंडेक्स मॉडल से क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लीज कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिस्क यूजिंग शार्प इंडेक्स मॉडल, तो कुछ नहीं करना है, कोवेरिएंस एक्स वाई जहाँ लिखते हो उसकी जगह बीटा एक्स बीटा वाई सिग्मा ऑफ द मार्केट होल स्क्वायर लिखना है, बाकी सब सेम रहेगा टाइप 2 जैसा, वेट ऑफ एक्स वेट ऑफ वाई, ठीक है। तो क्या क्या तरीके हो गए पोर्टफोलियो रिस्क निकालने के? एक हो गया टाइप 1 मार्कोविट्स, एक हो गया टाइप 2 मार्कोविट्स, और एक हो गया शार्प इंडेक्स मॉडल। तीन तरीके से पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क निकाला जा सकता है, ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। एक इंडियन इन्वेस्टर है, ठीक है। इन्वेस्टर कौन? जो इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्ट इन अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिक्योरिटीज। मतलब मैं एक इंडियन इन्वेस्टर हूँ, मैं अमेरिकन सिक्योरिटीज़ में भी पैसा लगाता हूँ और मैं ब्रिटिश सिक्योरिटीज़ में भी पैसा लगाता हूँ, इन दी प्रोपोर्शन ऑफ 75% एंड 25%। मतलब अमेरिकन सिक्योरिटी में मेरे पास जितना भी पैसा पड़ा है उसका 75% अमेरिकन सिक्योरिटी में जाता है और उसका 25% ब्रिटिश सिक्योरिटी में जाता है। द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 15% फ्रॉम द फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, पहले वाला मतलब इस केस में होगा अमेरिकन, पहले अमेरिकन की बात चल रही है ना, तो फॉर्मर का मतलब होगा अमेरिकन का एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% है, एंड 12% फ्रॉम द लेटर, लेटर मतलब बाद वाला, तो बाद में किसकी बात चल रही थी? ब्रिटिश सिक्योरिटी की, तो ब्रिटिश सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल के दे दिया, ई आर निकाल के दे दिया। द रिस्क मैनिफेस्टिंग इन वेरियंस इज 15%। तो इसके साइन यानी कि इसकी यूनिट से समझ में आ रहा है कि एच डी दिया है कि वेरियंस दिया है, लिख तो यहाँ पे वेरियंस रहे हैं, द रिस्क मैन्युफैक्चरिंग इन वेरियंसेस, तो दिमाग में क्या आता है कि वेरियंस तो परसेंटेज स्क्वायर में होता है, बट यहाँ तो परसेंटेज लिखा है, यानी कि समझ आना चाहिए कि आपको एच डी दिया हुआ है, एच डी यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत बार यूनिट से भी बहुत चीज़ें समझ में आ जाती है। इन यूएस सिक्योरिटीज़,
यानी कि अमेरिकन जो सिक्योरिटीज़ है उसका एचडी दिया हुआ 15% एंड 18% यूके सिक्योरिटीज़, यानी कि ब्रिटिश सिक्योरिटीज़ का 18% एचडी दिया हुआ है। कोर रिलेशन इज 0.6, यानी कि क्या दिया हुआ है, आर 0.6। डिटरमाइन दी पोर्टफोलियो का रिटर्न एंड पोर्टफोलियो का रिस्क। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या हुआ। गिवन अमेरिकन सिक्योरिटीज़ को मैं बोल रहा हूँ ए, ठीक है, तो वेट ऑफ ए दिया हुआ है 75%। 75% यानी कि 75/100 यानी कि 0.75। वैसे ही ब्रिटिश सिक्योरिटीज़ को मैं बोलूँगा आगे चल के बी, शॉर्ट फॉर्म में बी, तो वेट ऑफ बी दिया हुआ है 25% यानी कि 0.25। बगल में लिखा है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब ये है कि जब भी वेट्स आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे उसको आपको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है। अगर 75% दिया है तो 0.75 उसको कर देना, अगर 25% दिया है तो 0.25 कर देना, 10% दिया तो 0.1 यूज़ कर देना, क्योंकि आगे के फॉर्मूलाज में हम न्यूमेरिक वैल्यू वेट्स की इस्तेमाल करेंगे। और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए यानी कि जो फॉर्मर में बोल रहा था 15%, और ERB यानी कि ब्रिटिश सिक्योरिटी लेटर 12%। एच डी ऑफ ए यानी कि सिग्मा ए 15% और सिग्मा बी 18%। कोरिलेशन के आर 0.6। इतना डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकलेगा, पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा पोर्टफोलियो रिटर्न वेट ऑफ ए ER ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी ER ऑफ बी 0.75 इंटू 15%, 0.25 इंटू 12%, तो इसकी निकल जाएगा 11.25% प्लस 3%। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो 14.25%। यानी कि मैंने जहाँ जहाँ पैसे लगाए ए और बी में, उस पूरे के पूरे पोर्टफोलियो से मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, 14.25% मुझे रिटर्न मिल रहा है पूरे पोर्टफोलियो से। ठीक है, अब आते हैं पोर्टफोलियो रिस्क में। तो पोर्टफोलियो रिस्क में 3 तरीके सिखाए मैंने, मार्कोविट्स का टाइप 1, मार्कोविट्स का टाइप 2 और शार्प इंडेक्स मॉडल। यहाँ पे मार्कोविट्स का टाइप 1 लगेगा क्योंकि आर निकाल के दिया हुआ है 0.6। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिग्मा पी इज इक्वल टू रूट ओवर वेट ऑफ ए स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर वेट ऑफ बी स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 2 वेट ऑफ ए सिग्मा ए वेट ऑफ बी सिग्मा बी इंटू आर। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जैसे आपने वेट्स को डेसिमल में लिया यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू लिया, वैसे ही सिग्मा यानी कि एच को भी आपको डेसिमल में लेना है। मतलब ये कि जब आपको सिग्मा ए 15% दिया हो तो उसको कृपया 0.15 लिखिए, और 18% दिया हो तो कृपया उसको 0.18 लिखिए फॉर्मूला में। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.75 स्क्वायर इंटू 0.15 स्क्वायर 0.25 स्क्वायर 0.18 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.75 0.15 0.25 0.18 इंटू आर यानी कि 0.6। कुल मिला के आया 0.020756 का रूट ओवर 0.1441, यानी कि सिग्मा पी आपका आ गया 14.41%। ये डेसिमल में आएगा, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो परसेंटेज में आ जाएगा। सिग्मा पी यानी कि पोर्टफोलियो रिस्क। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो रिस्क और पोर्टफोलियो रिटर्न निकलता है कि पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जहाँ जहाँ मेरे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स है, इस पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है, पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क निकालते क्यों है, तो अगर आप रिकॉल करोगे स्टेप्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मैंने वहाँ पे बताया था कि हम क्या करते हैं, पोर्टफोलियो रिस्क और पोर्टफोलियो रिटर्न निकालते हैं। क्यों, क्योंकि जितने भी फीजिबल पोर्टफोलियोज बनते हैं उसमें से हम एफिशिएंट पोर्टफोलियो अलग करते हैं, और एफिशिएंट पोर्टफोलियो में से एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो सिलेक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो सिलेक्शन। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम पोर्टफोलियो एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क निकाल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पोर्टफोलियो सिलेक्शन, यानी कि पूरे के पूरे फीजिबल पोर्टफोलियोज में से एफिशिएंट पोर्टफोलियोज अलग करेंगे और उन एफिशिएंट पोर्टफोलियोज में से ऑप्टिमल पोर्टफोलियो सिलेक्ट करेंगे। तो पोर्टफोलियो सिलेक्शन के स्टेज में पोर्टफोलियो मैनेजर जो है कौन से मेथड्स यूज़ करता है, या कौन से अप्रोच यूज़ करता है, या कौन सी थ्योरी यूज़ करता है, या कौन से मॉडल यूज़ करता है, ये सारे वर्ड्स इंटरचेंजेबल है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो।
मैंने उस डायग्राम में मॉडल्स वर्ड यूज़ किया था। इसको आप थ्योरी बोल सकते हो, अप्रोच बोल सकते हो, मेथड बोल सकते हो। तो अप्रोचेज होती हैं, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है मॉडर्न अप्रोच। ये कौन फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजर कौन? जो पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट करता है। एक इन्वेस्टर खुद अपने पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट कर सकता है, यानी कि सिलेक्ट कर सकता है सिक्योरिटीज़, यानी कि सिक्योरिटी एनालिसिस। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसका कंस्ट्रक्ट कर सकता है फिजिबल पोर्टफोलियोज। उसके बाद खुद एफिशिएंट कर सकता है पोर्टफोलियो सिलेक्ट, या फिर किसी और को हायर कर सकता है, यानी कि ऐसे को कर सकता है जिसको ये सब नॉलेज हो। यानी कि अगर आप सीए बन जाते हो, आप पोर्टफोलियो मैनेजर भी बन सकते हो, यानी कि आप अपने क्लाइंट का पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। आपका क्लाइंट आपको आके बोलेगा कि सर मैंने ये सब इन्वेस्टमेंट करके रखी है, प्लीज़ थोड़ी गाइडेंस दीजिए। तो गाइडेंस देने के लिए आपको ये सब नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है? ट्रेडिशनल अप्रोच होती है जहाँ पे क्या कंसिडर किया जाता है कि जो इन्वेस्टर है उसकी एज कितनी हो गई है। अगर वो बहुत यंग है तो रिस्क ले सकता है, लेकिन अगर बहुत ओल्ड हो चुका है तो रिस्क नहीं ले सकता। उसको फिक्स्ड पेंशन के रूप में कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब उसको फिक्स रिटर्न चाहिए। हर महीने उसको कुछ ना कुछ पैसा चाहिए खुद की देखभाल करने का। उसकी हेल्थ की क्या इश्यूज़ है, अगर वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ठीक है, अगर लग रहा है कि नहीं उसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है हर समय, वो देखना है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब उसका मन क्या है, उसको इक्विटी इंटरेस्टेड है वो इक्विटी में लगाने का या डेट में लगाने का, उससे पूछना पड़ेगा। टैक्स स्लैब में किस में आता है, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर है तो एकदम हैवी टैक्स स्लैब में आता होगा, तो या एकदम मिडिल में कहीं आता है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाले का, यानी कि इन्वेस्टर का एज कितना, हेल्थ कितना, रिक्वायरमेंट कितना, टैक्स स्लैब, और उस हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ेगा। उस हिसाब से पूरा पोर्टफोलियो सिलेक्शन करना पड़ेगा। फिजिबल उस हिसाब से निकालोगे, एफिशिएंट उस हिसाब से निकालोगे, और ऑप्टिमल भी उस हिसाब से निकालोगे। कौन से हिसाब से? इन सब हिसाब से। न्यूज़ में क्या चल रहा है, मतलब न्यूज़ में क्या बता रहा है, कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है, कौन सी कंपनी खराब चल रही है। एक्सपर्ट्स का व्यू क्या है, मतलब आप तो एक पोर्टफोलियो मैनेजर हो ही, बट आपसे एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो मैनेजर हो सकते हैं मार्केट में, जो टीवी न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू वगैरह देने आते हैं, जिनकी खुद की बहुत सारी बुक्स लिखी होती हैं। आपने वो सब पढ़ा, एक्सपर्ट्स से आके इंटरव्यूज़ देखे, उनके अपडेट्स देखे, तो आपको समझ में आया कि यार एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो ये सब जब आप यूज़ करते हो, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। क्यों कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच? पोर्टफोलियो सिलेक्शन के लिए। दूसरा आता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के 3-4 नाम हैं, सबका मतलब एक ही है। मार्कोविट्स मॉडल बोलो, रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन बोलो, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बोलो, या हैरी मार्कोविट्स पोर्टफोलियो थ्योरी बोलो। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में करना क्या है, बेसिकली अप्रोच है किस चीज़ की पता होना चाहिए। ये अप्रोच होती है पोर्टफोलियो सिलेक्शन की। पोर्टफोलियो सिलेक्शन में करना क्या होता है, पोर्टफोलियो सिलेक्शन में फिजिबल पोर्टफोलियोज रहते हैं, मतलब जितने पोर्टफोलियो बन सके उतने बना लेते हो आप। उसके बाद एफिशिएंट पोर्टफोलियो सिलेक्ट करते हो। एफिशिएंट पोर्टफोलियो सिलेक्ट करने के बाद आप सिलेक्ट करते हो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब तरीके। अगर आपके पास सामने 10 सिक्योरिटीज़ है, 4 सिक्योरिटी आपने सिलेक्ट कर ली कि इन चारों में मैं पैसा लगाऊंगा, अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी सिक्योरिटी में कितना पैसा लगाऊं। ठीक है, ये जो आपको डिसाइड करना है, ये ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कहलाता है, कि आप अपना जो बास्केट बनाना चाहते हो उसमें कितने एप्पल, कितने बनानास, कितने ग्रेप्स रखना चाहते हो। बेसिकली आपके पास पूरे मार्केट में बहुत सारे फ्रूट्स थे, आप 3 फ्रूट आपने सिलेक्ट किया, कौन कौन सा? एप्पल, ग्रेप्स एंड बनानास, ये आपने सिलेक्ट किया। ये जो स्टेज होता है इसको बोलते हैं सिलेक्शन सिक्योरिटीज़। ये पूरे मार्केट में ऐसे गए घूमे, क्या पसंद आया तो ये 3 सिक्योरिटी पसंद आई, लेके आगे कर। लेकिन लेते समय आपने एक ध्यान रखा कि मुझे ऑप्टिमल खरीदना है, मतलब कितने किलो एप्पल लेना है, कितना बनाना लेना है, कितना ग्रेप्स लेना है। ये जो कितना कितना है, यही ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कहलाता है। कितना यानी कि तरीका, यानी कि उसको खरीदने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कि आपने थोड़ा सा एप्पल लिया, बहुत सारा बनाना लिया, थोड़ा सा ग्रेप्स लिया, या बहुत सारा एप्पल लिया, बहुत सारा बनाना लिया, थोड़ा सा ग्रेप्स लिया। ये जो चीज़ है ये होता है पोर्टफोलियो, यानी कि ऑप्टिमल पोर्टफोलियो तक पहुंचने का रास्ता, कि मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा, मैं कितना क्या लेके जाऊँ जो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। वही काम फाइनेंस वर्ल्ड में भी हो रहा है। सिलेक्ट करते हो सिक्योरिटीज़, 10 में से 4 सिलेक्ट कर ली, पैसा भी डिसाइड कर लिया कितना लगाना है सेविंग्स में से। अब ये करना है कि एक में कितना लगाऊं। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो फिजिबल में से एफिशिएंट तक पहुंचना है। यानी कि अगर फिजिबल 50 सिक्योरिटीज़ है तो 50 में से मान के चलो एफिशिएंट निकालेंगे बाहर, एफिशिएंट मान के चलो 20 आई, अब उस 20 में से एक को सिलेक्ट करना है। बट 50 में से 20 की छटनी कैसे होगी, तो छटनी सीखेंगे अभी, कि उसका एक सिंपल रूल फॉलो करेंगे कि रिस्क अगर ज़्यादा ले रहे हो
तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलना चाहिए। मतलब कोई भी रैशनल इन्वेस्टर अगर ज़्यादा रिस्क लेगा तभी लेगा जब उसको ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद होगी। अगर अभी उसको 10% रिटर्न मिल रहा है एक पर्टिकुलर रिस्क पे, वो 10% से 15% के रिटर्न पे तभी जाएगा जब उसको लगेगा कि ज़्यादा रिस्क लेने से 15% रिटर्न मिले। यानी कि कोई भी आदमी ज़्यादा रिस्क तब लेगा जब सामने रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा। नॉर्मल सिंपल रूल है, इस सिंपल रूल का फॉलो करना है। यानी कि अगर सेम रिस्क की 2 सिक्योरिटी सामने पड़ी है या फिर सेम रिस्क की 2 पोर्टफोलियो पड़े हैं सामने, तो करना क्या है, जिसका मैक्सिमम रिटर्न है, यानी कि इस पोर्टफोलियो में भी सेम रिस्क है, इस पोर्टफोलियो में भी सेम रिस्क है। पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकालते हैं वो मैं बता चुका हूँ। तो दोनों के पोर्टफोलियो रिटर्न को कंपेयर किया जाएगा, जिसका रिटर्न ज़्यादा होगा उस पोर्टफोलियो को सिलेक्ट कर लिया जाएगा और एफिशिएंट पोर्टफोलियो कहा जाएगा। ठीक है, तो पोर्टफोलियो रिस्क और पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने के बाद ही पोर्टफोलियो सिलेक्शन हो सकता है। ये बात तो समझ चुके होंगे। ये रिस्क जो है ये पोर्टफोलियो का है, ये रिटर्न जो है पोर्टफोलियो का है। जब तक के पोर्टफोलियो का रिस्क नहीं निकालोगे, पोर्टफोलियो के रिटर्न नहीं निकालोगे, तब कैसे पोर्टफोलियो सिलेक्ट करोगे? तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। तो पोर्टफोलियो रिस्क सारे के सारे निकाल लिए, यानी कि अगर 50 पोर्टफोलियो जो हैं फिजिबल हैं, 50 पोर्टफोलियो फिजिबल आपने दिखाए और आपके एफिशिएंट 20 आए, तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम था कि 50 पोर्टफोलियो जो आपने क्रिएट किए, उन 50 पोर्टफोलियो के 50 पोर्टफोलियो रिस्क निकालो और 50 पोर्टफोलियो रिटर्न निकालो। सारे पोर्टफोलियो को सामने रखो और सबका रिस्क निकालो, सबका रिटर्न निकालो। कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूले सिखा दिए। जब 50 के 50 का रिस्क सामने आ जाएगा, 50 के 50 का रिटर्न सामने आ जाएगा, तो अगला स्टेप क्या लेना है? अगला स्टेप ये लेना है कि जिन जिन पोर्टफोलियो का सेम रिस्क है उनको कंपेयर करना है, कि जिसमें सेम रिस्क है तो उसमें जो जिसका रिटर्न ज़्यादा है उसको सिलेक्ट करना है, और जिसका सेम रिटर्न है तो जिसमें कम रिस्क है, मिनिमम रिस्क। क्यों ऐसा? क्योंकि हर इन्वेस्टर चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा पाऊँ और कम से कम रिस्क लूँ। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, बट रिटर्न सबको अच्छा चाहिए। तो इसीलिए ये रूल बनाया कि अगर रिस्क बढ़ रहा है, यानी कि अगर आप 10% के रिस्क से 11% के रिस्क पे जा रहे हो, रिस्क बढ़ रहा है, तो रिटर्न भी बढ़ना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सिलेक्ट ही मत करो वो पोर्टफोलियो। ठीक है, तो क्या रूल फॉलो करना है? सिंपल, सेम रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न वाला पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर लो और सेम रिटर्न पे मिनिमम रिस्क वाला पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर लो। इससे क्या होगा? एफिशिएंट पोर्टफोलियोज सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसी चीज़ को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाता हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में आपने पोर्टफोलियो के रिस्क ले लिए, पोर्टफोलियो का रिस्क ले लिया यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया। ठीक है, 10%, 12%, 13%, ये ऐसे ऐसे करके इंक्रीज होते जा रहा है। और वाई एक्सिस में पोर्टफोलियो का रिटर्न ले लिया कि पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना आएगा। तो अगर एक एग्जांपल से समझाऊं, एक पोर्टफोलियो रिस्क है जो यहाँ 10% रिस्क पे, ये 10 है, ठीक है, 10% के रिस्क पे 20% रिटर्न देता है। पोर्टफोलियो का रिस्क निकाला 10% आया, पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाला 20% आया। उसको प्लॉट कर दिया इस ग्राफ में, एक ब्लू सर्कल बना दिया। ठीक है, वैसे ही करते करते दूसरा पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न प्लॉट कर दिया। 10%, 20% एक हो गया, दूसरा 10%, 30% हो सकता है, तीसरा 20%, 9% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे जो भी पोर्टफोलियो बन सकते हैं सारे आपने ब्लू डॉट से बना दिए। अब ऊपर वाला रूल फॉलो करना है। कौन सा रूल? कि भैया रिस्क बढ़ रहा है तो रिटर्न भी बढ़ना चाहिए। सेम रिस्क वाला मैं उसको पकड़ूंगा जो कि मैक्सिमम रिटर्न वाला है, और सेम रिटर्न में उसको पकड़ूंगा जिसका रिस्क मिनिमम है। उससे क्या होगा? फिजिबल से एफिशिएंट पोर्टफोलियो तक बढ़ूंगा। जब ऐसा करोगे ना, जब सिलेक्ट करते जाओगे तो एक एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन आपके सामने आएगी। क्या आएगी? एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन। ये लाइन इस तरह के कर्व में होगी। ये जो पर्पल कलर है इसमें जो डॉट्स बने हुए ये सारे के सारे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हैं। यानी कि उस पोर्टफोलियो के अगर इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे जो रिस्क है, इस रिस्क में यही मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता एट अ गिवन रिस्क। और इस रिटर्न पे इससे रिस्क कम नहीं हो सकता। मतलब इस पॉइंट पे जो रिटर्न है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो रिस्क है वो बेस्ट है। बेस्ट है मतलब
रिस्क केस में ये सबसे मिनिमम है और रिटर्न के केस में सबसे मैक्सिमम है। मतलब इस पोर्टफोलियो को अगर आप देखोगे तो जितना रिटर्न मिल रहा है ना जिस रिस्क पे, वो बेस्ट है। यानी कि इस रिटर्न पे इससे कमती रिस्क में ये रिटर्न नहीं मिलेगा और इतने और इस रिस्क पे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन हो जाएगी। इस लाइन पे जितने भी डॉट्स हैं वो सारे डॉट क्या हैं, वो एफिशिएंट पोर्टफोलियोज। क्या है? एफिशिएंट पोर्टफोलियोज। तो फिजिबल पूरे ब्लू डॉट्स थे, उसमें से आपने एफिशिएंट पोर्टफोलियो अलग किए तो एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन बन गई। और एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन के अंदर में जब आप एक पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करोगे जो आपके लिए बेस्ट होगा, जो आपके लिए बेस्ट होगा, आपको रिटर्न कितना चाहिए वो सब देखोगे ना, तो आप जो आपके लिए बेस्ट होगा वो होगा ग्रीन। ग्रीन यानी कि ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। वो कोई सा भी एक होगा, क्योंकि आप एक ही पोर्टफोलियो बनाओगे ना, एक ही तरीका अपनाओगे पैसे लगाने का, तो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। तो इस तरीके से होता है पोर्टफोलियो का सिलेक्शन। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉलोइंग इज द डेटा रिगार्डिंग 6 सिक्योरिटीज। क्वेश्चन में सिक्योरिटीज दे दिया है, आप इसको पोर्टफोलियो की तरह लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ए बी सी डी और ई जो है ये पोर्टफोलियोज है, सिक्योरिटी नहीं है, ये पोर्टफोलियो है। ए एक पोर्टफोलियो का तरीका है, बी एक पोर्टफोलियो का तरीका है, सी एक पोर्टफोलियो का तरीका है, डी ई एफ लाइकवाइज। रिटर्न दिए हुए हैं और रिस्क दिया हुआ है, तो रिटर्न क्या होगा? पोर्टफोलियो रिटर्न। और रिस्क यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि पोर्टफोलियो रिस्क, सबका दिया हुआ है। अज्यूमिंग 3 विल हैव टू बी सिलेक्टेड, स्टेट विच वन शुड बी पिक्ड। 3 मुझे सिलेक्ट करने हैं, कौन से सिलेक्ट करूं बताओ? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा ए बी सी डी और ई और एफ ये सारे के सारे फीजिबल पोर्टफोलियोज हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? फीजिबल पोर्टफोलियोज। मुझे क्या करना है? फीजिबल में से एफिशिएंट अलग करना है। कैसे करना है? रूल फॉलो करना है। ठीक है, तो मैंने क्या नोटिस किया? मैंने ये नोटिस किया कि ए और बी में रिटर्न सेम मिल रहा है। ठीक है, फिर मैंने और क्या नोटिस किया कि एफ में भी सेम हाल है, 8% रिटर्न तीनों में मिल रहा है, ए में भी, बी में भी, एफ में भी। और क्या देखा? ये देखा कि ए और डी का रिस्क सेम है, 4 4। ठीक है, और क्या देखा? ये देखा कि बी और ई का जो रिस्क है वो सेम है, 5% 5%। तो मैंने दिमाग लगाया, दिमाग ये लगा कि सबसे पहले मैंने ए बी और एफ को कंपेयर किया। ए बी और एफ में क्या हो रहा है? ए बी और एफ में मेरा जो रिटर्न है वो सेम हो जा रहा है, 8% 8% 8%। बट इन तीनों में सबसे रिस्क कम किस में? सबसे रिस्क कम है ए में, 4% का। 5% है बी में और 6% है एफ में। तो मैं किसको सिलेक्ट करूंगा? मैं ए को सिलेक्ट करूंगा। क्यों करूंगा? ए बी और एफ में से क्योंकि मेरा रिटर्न सेम है और रिस्क सबसे कम ए में है। ए वाले पोर्टफोलियो में रिस्क सबसे कम है, रिटर्न सबका सेम है। ठीक है, तो रूल फॉलो कर रहा हूँ। तो ए बी और एफ मैंने ए को पकड़ लिया। फिर मैंने बी और ई को कंपेयर किया। बी और ई में मैंने ये देखा कि रिस्क तो सेम है भले, लेकिन मैक्सिमम रिटर्न मुझे ई में मिल रहा है। ई में मुझे 9% मिल रहा है, जबकि बी सिर्फ 8% देगा। पोर्टफोलियो 8% देगा बी, लेकिन ई जो है मुझे 9% देगा, 1% ज़्यादा देगा ई। तो जब सेम रिस्क की बात आती है तो जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा मैं उसके पीछे भागूंगा, और यहाँ पे मैं ई के पीछे भागूंगा। ई वाले पोर्टफोलियो अच्छा है, सेम रिस्क पे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। फिर मैं ए और डी को कंपेयर किया। ए और डी को क्यों कंपेयर किया? क्योंकि दोनों का रिस्क सेम था। जब रिस्क सेम था तो मैंने रिटर्न को देखा। रिटर्न देखा तो ए में 8 है, डी में 4 है, तो मैं मैक्सिमम रिटर्न ए का है, तो इस केस में भी ए को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब ए बी डी ई एफ आपस में कंपेयर हो चुके हैं, सी बस बच गया। अब सी का जो रिस्क है वो 12% है, रिटर्न भी 12% है पोर्टफोलियो का, तो किसी से कंपेयर नहीं हो सकते, तो उसको सिलेक्ट कर लो। तो फाइनली हुआ क्या? फाइनली आप ए सी और ई को सिलेक्ट करोगे, 3 आपको सिलेक्ट करने। कैसे सिलेक्ट कर पाए? तो वही जो सिंपल रूल सिखाया था कि रिस्क अगर बढ़ रहा है तो रिटर्न भी बढ़ना चाहिए, यानी कि सेम रिस्क पे ऐसे पोर्टफोलियो को चुनो जिसका रिटर्न सबसे ज़्यादा है, और सेम रिटर्न पे ऐसे पोर्टफोलियो को चुनो जिसका रिस्क सबसे कम है। ठीक है, तो सिलेक्ट ए सी एन ई। पहला पार्ट क्वेश्चन का हो गया सॉल्व। दूसरा क्या है? अज्यूमिंग परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, शो वेदर इट इज प्रेफरेबल टू इन्वेस्ट 75% इन ए एंड 25% इन सी, और टू इन्वेस्ट 100% इन ई। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला कि परफेक्ट कोरिलेशन अज्यूम कर लो, बट हमने तो पढ़ा हुआ है
या तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है। क्वेश्चन बताया नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो अज्यूम करेंगे कि भैया ये पॉजिटिव कोरिलेशन की बात कर रहा है, यानी कि आर की वैल्यू +1 लेनी है, +1, तो आर इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या प्रीफर है वाला बताइए, कि 75% ए में लगा दिया और 25% सी में लगा दिया, यानी कि एक पोर्टफोलियो बना दिया जिसमें ए के पीछे मैंने पैसा 75% खर्चा कर दिया और सी के पीछे अपना 25% खर्चा कर दिया। तो अगर मैं इसको पोर्टफोलियो 1 बोलूँ, तो बोला कि भाई पोर्टफोलियो 1 लेके 100% ई, यानी पूरे बास्केट में सिर्फ ई भर के लेके आ गया मैं, इसको पोर्टफोलियो 2 बोलूँ। तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि भाई पोर्टफोलियो 1 सिलेक्ट करोगे पोर्टफोलियो 2, तो मैंने बोला भाई रिस्क और रिटर्न तो बता दो, बता दोगे तो तुरंत बता दूंगा, तो बोले ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप खुद से पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क जब निकालेंगे तो वैल्यूज क्या क्या आएंगी, वैल्यूज आएंगी पोर्टफोलियो रिटर्न की 9% इस केस में, और पोर्टफोलियो रिस्क आएगा 6%। यहाँ पे टाइप 1 मार्कोविट्स का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, जैसे करोगे तो पोर्टफोलियो रिटर्न 9% आएगा, पोर्टफोलियो रिस्क 6% आएगा। अब ई का जो है वो जो रिटर्न है और जो रिस्क है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ई का 9% है रिटर्न और 5% है रिस्क, 9% 5%। अब क्या देखे, ये देखा कि दोनों का रिटर्न सेम है, 9% 9%, तो क्या करना है, जहाँ पे सेम रिटर्न होता है वहाँ पे मिनिमम रिस्क वाला लेते हैं। तो रिस्क किसका कम है, ई का, सेम रिटर्न में मिनिमम रिस्क 5% रिस्क है इसका, तो ई को सिलेक्ट करोगे। क्यों, क्योंकि ई वाले पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो 75% ए एंड 25% सी के पोर्टफोलियो के बराबर है रिटर्न, लेकिन रिस्क ई का कम है, तो ई को सिलेक्ट करेंगे, सेम रिटर्न मिनिमम रिस्क। तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो सिलेक्शन काम करता है।